Hi, every day means every day, 100th day of 2021. Little by little, one travels far. Today is 10th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 3 मंथ्स होता है वैलिडिटी एक चेक का 3 मंथ्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे तो एज अ कैपेसिटी ऑफ आरबीआई गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साइन हमें मिल सकते हैं इंडियन करेंसी नोट्स में ये है कैस्पियन सी और कैस्पियन सी की ये बाउंड्री कंट्रीज हैं रशिया अजरबैजान ईरान तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान कलारीपयट्टू टू मार्शल डांस फॉर्म है फ्रॉम केरला अंडमान एंड निकोबार में है ये जाइंट लेदरबैक टर्टल आईएनएस करंज कलवरी क्लास सबमरीन है सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल है इन कॉन्टेक्स्ट विद द महायान बुद्धिज्म द फ्यूचर बुद्धा इज क्या नाम है विच सिटी वॉज नोन एज अवंती अवंती इन एंशियंट इंडिया बाघ केव्स हैं नियर ग्वालियर रिप्रेजेंट करती हैं पेंटिंग्स ऑफ विच एरा वॉट आर दीज फांग FAANG कंपनीज ये एक एक्रोनिम है ये किन कंपनीज का ये एक्रोनिम है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर अब रबर क्या है इक्वेटोरियल तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रबर का विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे आज की वोकेबुलरी है एबडक्शन एबडक्शन का मतलब होता है एक्शन ऑफ फोर्सिबली टेकिंग समवन अवे अगेंस्ट देयर विल एबडक्शन ऑफ दिस CRPF जवान टेल टेल दैट मीन्स रिवील करना किसी चीज़ को इंडिकेट करना रिप्लेनिश जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो अपने आप ही रिप्लेनिश हो जाते हैं रीस्टोर अ स्टॉक और सप्लाई टू अ फॉर्मर लेवल और कंडीशन हेडविंड जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो सामने से अगर जो हवा आ रही है तो टेक ऑफ डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हेडविंड और टेलविंड होती है जो उसको सपोर्ट करती है टेक ऑफ में तो अभी हमारी इकोनॉमी का टेक ऑफ है और हेडविंड्स आ रही हैं कोविड-19 की अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम डायरेक्टली इन फ्रंट ओपोजिंग फॉरवर्ड मोशन आउटफ्लैंक ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी में यूज होता है टर्म स्पोर्ट्स में भी होता है फुटबॉल में आउटफ्लैंक इसका मतलब है जैसे ये एनिमी है तो इसको दोनों साइड से ऐसे मैनूवर करके यहाँ पे उसको डिफीट करना मूव राउंड द साइड ऑफ एन एनिमी सो एज टू आउट मैनूवर देम so these are some vocabulary words if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below आज के टॉपिक्स हैं पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सेंटर स्टेप्स इनटू रोल बैक फर्टिलाइजर प्राइसेस फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर और इसका रोल बैक क्या हुआ ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं फर्टिलाइजर में और हम इंडिया की फर्टिलाइजर पॉलिसी को भी समझेंगे दिस इज नोड रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइज इंडिया ने दिस USS जॉन पॉल जो शिप क्रॉस हुआ लक्षद्वीप के पास से उस पर सीरियस ऑब्जेक्शंस उठाए टाइम टेस्ट टाइज एडिटोरियल है इंडिया एंड रशिया और ये दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टोक देन दिस इज इंडिया डज हैव अ रिफ्यूजी प्रॉब्लम रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या होती है इमिग्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है और हमारे यहाँ एक क्लियर कट पॉलिसी क्यों नहीं है विल टॉक अबाउट दिस इज पेरियार EV रामा स्वामी जी एंड दिस इज न्यू जर्नी इंडिया चाइना होल्ड talks again this is live streaming of court proceedings MS स्वामीनाथन TB eradication dual strategy प्रिंस फिलिप ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप दिस इज भूटान चाइना में अगेन फिर बॉर्डर रो है बॉर्डर में डिस्प्यूट्स एंड टॉक्स एंड दिस इज नेट डायरेक्ट टैक्स रिसीट फॉरेक्स डैम्पन है रुपी डाउन है ऑयल की प्राइसेस भी डाउन है फॉल है फ्लक्चुएशन है बट वाई दिस इज कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑन अवर इकोनॉमी अभी हाल ही में हमने मंगल पांडे जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी 8 अप्रैल को यहाँ पे ये श्रद्धांजलि अर्पित की थी पुण्यतिथि विल टॉक अबाउट देम देन दिस इज हिंदी आर्टिकल CSET क्वेश्चंस और ये कुछ दूसरे सवाल हैं सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minute our reference material is this the Hindu and this is Indian Express both are Delhi edition see ये फ्रंट पेज है द हिंदू का
will end trial in marine case after Italy pays this much करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा। ये काफ़ी टाइम से जो इटालियन मरीन थे क्रॉस हो रहे थे, इन्होंने हमारे इंडियन फिशरमैन पे फायर ओपन किया था। फिर इंडियंस ने, हमारी फोर्सेस ने इनको यहाँ पे इम्प्रिजन किया, ट्रायल्स हुए, फिर फ्री हो गया। अब यहाँ पे इधर कंपनसेशन इतना पे करने की बात है। देन दिस इज ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप, हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, डाइज एज्ड 99। ये पहला टॉपिक है। पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि पीपल हैव राइट दिस रिलीजन, पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन। कोर्ट ने रिफ्यूज किया टू एंटरटेन पेटिशन ऑन कन्वर्जन, और कोर्ट ने यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट अपना दिस रुख अपनाया है। और यहाँ पे जो PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अक्सर इसका मिसयूज भी होता है। तो इस बात पे कोर्ट ने इस मैटर को बहुत सीरियसली अभी लिया है, लैश्ड आउट एट PIL। अब सी, हमारे कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शंस एंड फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है फ्रीडम है एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बिकॉज पुराने टाइम पे क्या था कि रिलीजन के बेसिस पे टैक्सेस भी लगते थे, सर्टेन सेक्ट को टैक्स देना है, सर्टेन को नहीं देना है, तो ऐसी चीज़ें अब नहीं होगी। 28 है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया में रिलीजन का पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है और ये मूलभूत अधिकार है। बट पॉइंट ये है कि जो रिलीजन है ये एक पर्सनल मैटर है, ये विलफुली होना चाहिए। ये फोर्सफुली कन्वर्जन इज ऑल्सो नॉट राइट। सो विलफुली इज ओके बट फोर्सफुली इज नॉट ओके। सो दिस इज द टेक ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। Center steps in to roll back fertilizer prices. Now see, fertilizers इंडिया में हम टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं। अलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, देन लेटेराइट सॉइल है, ऐसे डिफरेंट सॉइल्स हैं, कुछ सेलाइन है। तो जो सॉइल होती है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर में सॉइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सॉइल? सॉइल ये टॉप मोस्ट अपर लेयर होती है अर्थ का, दिस सरफेस का बहुत पतला सा लेयर है ये, जिसपे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं एट्सेट्रा है, और जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। सो इट इज़ दिस फाइन टॉप लेयर। और जब ये टॉप लेयर बिकॉज ऑफ विंड या बिकॉज ऑफ वाटर ऐसे बह के चली जाती है तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल जो होती है ना ये भी बनती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज लग जाते हैं इसमें, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, देन सॉइल प्रोफाइल होती है। रीड अबाउट सॉइल चैप्टर। NCERT का जो इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th है उसमें भी इंडियन सॉइल के बारे में लिखा है, और जो 11th का ही फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है उसमें भी एक सॉइल का चैप्टर है, एक्सेलेंट चैप्टर, सॉइल की प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा भी है। अब सी, इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चरल हमारा प्राइमरी इकोनॉमी है, एग्री है, हमारे यहाँ अराउंड 50% पीपल इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है सॉइल में। तो जो सॉइल है इसकी हेल्थ को मेंटेन रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए आता है फिर ये सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फार्मर्स को बताते हैं कि आपकी सॉइल में कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, किसकी डेफिशिएंसी है, पीएच लेवल क्या है, कंडीशन क्या है, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीज़ें बताते हैं। इससे क्या होता है, फार्मर को एग्जैक्ट पता लग जाता है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, और वो डेफिशिएंसी वो वहाँ पे इनपुट करेगा तो सॉइल से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं या तो केमिकल या फिर ये ऑर्गेनिक बायो, ये भी हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्टिलाइज़र में मिलती है सब्सिडी। फर्टिलाइज़र की जो प्राइस होती थी उसको रेगुलेट किया जाता था, बट फॉर सम टाइम फर्टिलाइज़र्स फिर बाद में डीरेगुलेट हो गए। अभी फर्टिलाइज़र्स जो बनते हैं इसके जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है
उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है उन्होंने फर्टिलाइज़र्स की भी कॉस्ट बढ़ा दी। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको रोल बैक किया है फर्टिलाइज़र की प्राइस को, मूव आफ्टर मीटिंग विद मैन्युफैक्चरर्स। अ प्रॉब्लम ऑफ यूरिया ओवरडोज। तो अब कुछ टर्म्स हम आगे देखते हैं। एनपीके की डेफिशिएंसी होती है इंडिया की सॉइल में मोस्टली, और इंडिया में यूरिया और फर्टिलाइज़र्स ऐसी चीज़ें हैं, इसका बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ होता है, मिसयूज़ होता है। बिकॉज़ किसानों को ये कम दामों पे मिल जाती है। मैनी अ टाइम्स किसान वेल एजुकेटेड नहीं होते, उनको अपनी सॉइल हेल्थ कार्ड से अपनी सॉइल की एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं है कि डेफिशिएंसी क्या है, तो वो बहुत फ्रीली ऐसे फर्टिलाइज़र को अपने सॉइल पे डाल देते हैं। और अति सर्वत्र वर्ज्यते। सो दिस यूरिया ओवरडोज कॉज प्रॉब्लम। इससे सॉइल की हेल्थ भी डिग्रेड होती है, सॉइल सब्सिडी यूरिया सब्सिडी का बिल भी हाइक हो जाता है और ओवरऑल डेट्रीमेंटल होता है। इंडियन फार्मर्स अप्लाई टू मच ऑफ यूरिया एंड टू लिटिल अदर फर्टिलाइजर। तो इससे करंट स्पाइक इन प्राइसेस है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर में वर्जन दिस इम्बैलेंस। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डालेंगे, जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं उनकी प्राइस भी बढ़ गई है। यूरिया रेगुलेटेड है, ये नॉट रेगुलेटेड है, तो और बैलेंस ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा यूरिया पे और वो डेट्रीमेंटल होगा ओवरऑल दिस न्यूट्रिएंट सॉइल इकोनॉमी एवरीथिंग। मे बी इवन डबल यूरिया प्राइस। तो गवर्नमेंट क्यों ना यूरिया की प्राइस को भी बढ़ाए। अब इसमें यूएस अवस्थी हैं जी हैं, सीईओ हैं कंट्रीज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इफ्को के। इन्होंने स्ट्रेस किया कि हाइक्स ज़रूरी थी बिकॉज ग्लोबल सर्ज हो रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट में। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं ना और जितने भी अलाइड चीज़ें हैं, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है इंडिया में, और वैसे ही अभी चुनाव और इन सब का माहौल है। तो गवर्नमेंट्स यूजुअली एग्रीकल्चर चीज़ों को टच करने से थोड़ा बचती है। रिफॉर्म्स दैट इज़ वाई इतने हो नहीं पाते एग्रीकल्चर में। देर इज़ नो चेंज इन द सब्सिडी रेट्स ऑफ दिस डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर डिस्पाइट कंपनीज सिग्निफिकेंटली हाइकिंग प्राइस ओवर द लास्ट फ्यू वीक। ये दिस यूरिया दिस फर्टिलाइजर कैटेगरी, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात आई थी कि हम जैसे एनपीके है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सब्सिडी दें। यहाँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसका एक बड़ा अच्छा सा पीडीएफ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, शाम तक आई विल पॉजिटिवली डू। कि प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। यूरिया, एक सवाल आया था प्रीलिम्स में भी, नीम कोटेड यूरिया। ताकि जो यूरिया है ना, अक्सर यूरिया के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि गवर्नमेंट यूरिया में सब्सिडी दे रही है, किसानों को सस्ता मिल रहा है, बट यूरिया का दूसरा यूजेज भी है इंडस्ट्रियल पर्पज़ में। तो कई बार किसानों के लिए जो सब्सिडाइज्ड यूरिया है वो डाइवर्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ में, तो वो मिसयूज़ है। नीम कोटेड यूरिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इफ्को यूनियन लिस्ट में किस जगह पे दिस फर्टिलाइजर एटसेट्रा मेंशन है, कॉन्करेंट लिस्ट में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1957 में, प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी या फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। एमआरपी क्या होगा, गैस पुलिंग पॉलिसी क्या है, न्यू यूरिया पॉलिसी क्या है, फिस्कल डेफिसिट, एनपीके का रेशियो क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव क्यों ना हम बनाए फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर में, देन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पॉलिसी एंड रैशनलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इसका आई शेयर वन पीडीएफ, हैव अ लुक। एक बार काफ़ी पहले हमने जुलाई अगस्त में इस पर काफ़ी डिटेल में बात किया था, तब भी ऐसे ही प्राइस का हाइक हो रहा था। अब सी जैसे एनपीके है, इसका रेशियो हमारे यहाँ है दिस 8.2:3.2 दिस 1, जो काफ़ी गलत है। आइडियल रेशियो होना चाहिए 4:2:1। सो द पॉइंट इज, ये जितना भी फर्टिलाइजर पॉलिसी है हमारा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये नोटिस किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा हिट एंड मिस हुआ है फर्टिलाइजर पॉलिसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, प्रिपेयर अ नोट ऑन फर्टिलाइजर पॉलिसी ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर्स क्यों रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की सॉइल में किस टाइप की डेफिशिएंसी होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं, फर्टिलाइजर पॉलिसी में सब्सिडी कल्चर जो है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमें इसमें लिखनी है। प्रिपेयर अ नोट ऑन फर्टिलाइजर पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो फर्टिलाइजर पॉलिसी और इसका इम्पैक्ट, और इसमें भी हम सॉइल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बिकॉज जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होता है ना, तो कई बार ये फर्टिलाइज़र वॉश अवे होते हैं स्ट्रीम में, पानी में, और वो रिवर दिस बॉडी वाटर बॉडी में पहुंच जाते हैं। और कई बार इनका बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, और जी फर्टिलाइज़र अगर पॉन्ड्स एंड रिवर्स में पहुंच गए तो वहाँ पर दिस
एल्गल ग्रोथ हो जाता है एनिमल्स दिस प्लांट्स एक्सेट्रा का, तो विच इज़ अगेन डेट्रीमेंटल टू ओवरऑल दिस हेल्थ ऑफ climate and this ecosystem. So that is why it is very important to have this clear cut policy on fertilizer usage and fertilizer subsidy. So this is an important topic, इसको prepare करना है. देन दिस इज इंडिया प्रोटेस्ट यूएस नेवल एक्सरसाइज. ये अभी रिसेंट अभी ये न्यूज़ आया है कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं और अंक्लॉज है दिस 1982. तो जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का कुछ जो जोन है, ये जो जोन है, इधर अगर किसी फॉरेन कंट्री के मिलिट्री एक्सरसाइज करना है या फिर पैसेज एक्सरसाइज है एट्सेट्रा वॉट एवर, फॉरेन शिप अगर यहाँ से पास हो रही है तो उसको पहले परमिशन लेने की ज़रूरत है. ये यूएस की शिप है, यूएस नेवल शिप है. ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसने पेट्रोलिंग की, ये यहाँ पे पहुंचा. शिप का नाम है यूएसएस जॉन पॉल जोन्स. इसने बोला बिकॉज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है इंडियन ईईजी में, इंटरनेशनल ओशन दिस रूट्स में, तो दैट इज़ वाई हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट वो जो एरिया था वो प्रॉक्सिमिटी है हमारा लक्षद्वीप एरिया से, तो वहाँ ये अलाउड नहीं होना चाहिए. ये कुछ अभी इश्यूज डेवलप हुए हैं. या ये भी न्यूज़ है कि इन टाइम ऑफ क्वाड न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अनयूजुअल स्टेटमेंट आया है. डिस्क्वाइट अभी दिल्ली में, रेड फेस यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं थे. अभी स्टेटमेंट्स इसमें लेट अस वेट फॉर सम टाइम, इसमें अभी स्टेटमेंट्स आएंगे. सो द पॉइंट इज कि ये जो एक्सरसाइज हुई है दिस यूएस का नेवल एक्सरसाइज पैसेज पास हुआ है विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. बिकॉज एक तरफ हम क्वाड की तरफ यहाँ कोऑपरेशन भी हो रहा है एंड देन यूएस नेवी का ये एक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल. इंडिया प्रोटेस्ट किया है यूएस नेवल एक्सरसाइज में. देन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. People are free, then this is fertilizer or this is US naval exercise. Meanwhile, COVID-19 के cases तेजी से बढ़ रहे हैं. Civilian was released in exchange for commando. 3 given rabies vaccination instead of COVID-19. ये तो state of affairs है हमारे यहाँ. So this is the Hindu. अब हम आते हैं editorial में. This is a disturbing order और ये है Times. Time tests टाइज. समय ही दिस टेस्ट असली टेस्ट होता है. टाइम टेस्ट टाइज. सी, इंडिया और रशिया ट्रेडिशनली काफ़ी स्पेशल फ्रेंडशिप है, हिस्टोरिकली गुड फ्रेंड्स रहे हैं इंडिया एंड रशिया. बट जियो पॉलिटिक्स में भी और जियो इकोनॉमिक्स में भी, मतलब कि जियो स्ट्रैटेजी में वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली. इंडिया का प्रॉक्सिमिटी थोड़ा यूएस से हो रहा है, रशिया की प्रॉक्सिमिटी दिस पाकिस्तान के साथ भी हो रही है, चाइना के साथ भी हो रही है. तो जो इक्वेशंस हैं टाइज के वो चेंज हो रहे हैं. अब मिस्टर लेवरो का भी जो ट्रिप हुआ इंडिया में, ये एक प्रिपरेशन था. जैसे कल हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी भी देखा था, फॉरेन लीडर्स आते हैं तो उसके पहले उनके ऑफिशियल्स आ जाते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं सो दैट उनका कंट्री का हेड फिर विजिट पॉसिबल हो. तो रशिया में अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का अभी एनुअल समिट होना है. ही विल बी विजिटिंग टू इंडिया. तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका ट्रिप है, इट इज़ काइंड ऑफ दिस प्रिपरेशन एक्सरसाइज. यहाँ बहुत सारी चीज़ों पे अग्रीमेंट भी हुआ, जैसे हम एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, ट्रेड, मिलिट्री कोऑपरेशन, इंडिया एंड रशियन टाइज को यहाँ पे ग्रो करना है, बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करना है. S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको डिलीवर करने का अगेन रीट्रेट किया है रशिया ने, बट टाइमलाइन नहीं बताया कि कब तक डिलीवर होगा. 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. एक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दूसरा है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर. व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ये मुंबई है, हमको जाना होता है सेंट्रल एशिया में. तो टेक्निकली तो हमारे पास 106 किलोमीटर का ये बॉर्डर है अफगानिस्तान से. तो अफगानिस्तान इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, हम अफगानिस्तान से होते हुए ऐसे सेंट्रल एशिया जा सकते हैं. बट फॉर नाउ अभी ये हमारे पास लोकेटेड हमारे दिस नहीं है हमारे पास. सो वी गो फ्रॉम दिस, यहाँ से हम जाते हैं इधर से और जाते हैं ईरान. ईरान इज़ अगेन अ फ्रेंडली कंट्री, तो ईरान में हम चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं. देन ईरान से हम अफगानिस्तान भी जा सकते हैं और ईरान से फिर सी कैस्पियन सी आ गया. फिर ये इस तरीके से हम पूरा हमारे पास यूरोप एक्सेस हो जाएगा. सो ये जो रूट है दिस रेड वन, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. दिस इज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. मुंबई से स्टार्ट हुआ, ईरान गया, अजरबैजान गया, मॉस्को गया, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया और फिर यूरोप भी ओपन है. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूट ट्रेड. देन जो सेकंड है, सेकंड हम
प्लान कर रहे हैं दिस चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक यहाँ पर है, तो दिस इज चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक, चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक। ये दूसरा 5,647 नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस है, दिस इज द सेकेंड वन। तो एक हो गया INSTC, दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और दूसरा हो गया व्लादिवोस्टॉक से लेके दिस चेन्नई, चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक। तो ये भी वर्क इन डेवलपमेंट है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है बाय रोड और बाय सी, तो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता है, कन्वीनियंट होता है, तो ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, और ये ट्रेड के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दैट इज़ वाई हम कनेक्टिविटी पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट थे, जैसे इंडो पैसिफिक। इंडिया बोलता है ये इंडो पैसिफिक है, दिस इज इंडियन ओशन और दिस इज पैसिफिक ओशन, तो दिस इज इंडो पैसिफिक। रशिया वर्ड यूज करता है एशिया पैसिफिक। इंडिया क्वाड बोलता है, तो रशिया उसको बोल रहा है या एशियन नाटो है, एशियन नाटो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस। अब इसमें रशिया का भी अगर अपन व्यू पॉइंट देखें ना, तो रशिया भी थोड़ा, एवरी कंट्री थोड़ा दिस इनसिक्योरिटी फील होता है उन्हें। उनको लगता है कि इंडिया भी प्रायोरिटी चेंज हो रहा है, इंडिया भी पहले जैसा नहीं है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे रशियंस भी डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया चेंज हो गया है, इंडिया अब ज़्यादा यूएस कोऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है, इन यूएस और रशिया कभी अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे। सो दैट इज़ वाई रशिया भी फिर इनसिक्योरिटी फील करता है। सो एशियन नाटो उसने ये टर्म दिया। प्लस अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी इंडिया चाहता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जो टॉक्स हुए थे, तालिबान को भी इन्वॉल्व हुआ था, उसमें इंडिया को इन्वॉल्व नहीं किया दिस रशिया ने। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ यहाँ पे रेज्ड आईब्रोज। रशिया पाकिस्तान टाइज भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। स्पेशल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने को कहा है रशिया ने पाकिस्तान को। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। सो द पॉइंट इज अभी भी बहुत ज़्यादा हमारा कन्वर्जेंस है। अभी मिस्टर पुतिन का इंडिया विजिट भी होने वाला है, लेट अस सी। फॉर टाइम बिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी भी रशिया के बारे में यही कहा था कि रशिया इज़ अ टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंडशिप है। सो दिस इज टाइम टेस्ट्स टाइज। Now next is India does have a refugee problem. Refugee. India does have a refugee problem. 1971, इवन बिफोर जब 1947 इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तब भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रिफ्यूजीज, मतलब यहाँ से इधर ऐसे ट्रांसपोर्ट हुए थे, यहाँ से इधर ऐसे माइग्रेशन हुआ था, इंडिया टू पाकिस्तान और पाकिस्तान टू इंडिया, बिकॉज न्यू कंट्री ये पाकिस्तान तब कार्व्ड आउट हुआ था फ्रॉम इंडिया। नाउ ये कुछ टर्म्स होते हैं कि असाइलम सीकर क्या है, रिफ्यूजी क्या है, इलीगल इमिग्रेंट क्या है, इकोनॉमिक माइग्रेंट क्या है, और यूरोपियन माइग्रेंट क्या है। असाइलम सीकर, जैसे विकीलीक्स हुआ था, तो विकीलीक्स का जो हेड था जूलियस असांज, इसने असाइलम लिया था से पहले इक्वेडोर में, फिर यूके में, तो वो असाइलम सीकर था। मूव्स टू अनदर कंट्री टू फाइंड वर्क और सम प्रोटेक्शन एटसेट्रा। रिफ्यूजीज क्या होते हैं, इट अलाउड टू स्टे इन अनदर कंट्री बिकॉज दे हैव प्रूव दे वुड बी परसिक्यूटेड एट होम। जैसे सीरिया, सीरिया में बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हुआ, डिफ़िकल्टी हुआ, वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, तो जान बचाने के लिए वहाँ से जो सीरियंस थे वो भाग के बाहर गए, दूसरे कंट्रीज़ में गए, तो उनको बोलते हैं सीरियन रिफ्यूजीज़। रोहिंग्याज, रोहिंग्याज म्यांमार में अगेन यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हुई राखिन स्टेट में, तो ये अपनी जान बचा के बाहर गए, तो ये कहलाते हैं रिफ्यूजीज़। इलीगल इमिग्रेंट वो होते हैं, जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम होती है, इलीगल दिस माइग्रेंट्स आ जाते हैं जो इंडियन सिटीजन नहीं है बाय लॉ, वो लॉ के थ्रू नहीं आ रहे, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, तो वो कहलाते हैं इलीगल इमिग्रेंट। रिफ्यूजीज़ होते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन होता है। ऐसे ही इकोनॉमिक माइग्रेंट और यूरोप में यूरोप माइग्रेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजी एंड दिस इलीगल इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स। रिफ्यूजीज जो होते हैं ना, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू आ रहे हैं कि जैसे सीरिया में सीवियरली लिविंग कंडीशंस डिटीरियोरेट हुई, सो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बाहर जाने के अलावा, तो रिफ्यूजीज के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। रिफ्यूजीज़ को यहाँ पे दिस एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करना ह्यूमैनिटी एंगल से, ह्यूमन राइट्स एंगल से नेसेसरी होता है। अब इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया का जो ज्योग्राफी है, तो हमारे यहाँ ये जो रिफ्यूजीज़ है ना, इसकी भी अक्सर हमको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ा है। जैसे हमारे नेबर्स हैं, श्रीलंका में तमिल वायलेंस हुआ लिट्टे, बांग्लादेश में हुआ, या फिर से 1971 बांग्लादेश, या फिर से म्यांमार, रोहिंग्या एंड म्यांमार सिटीजन्स अभी जो क्रैकडाउन हो रहा है, एट्रोसिटीज़ हो रहा है, सो दीज पीपल आर कमिंग टू इंडिया।
So they are refugees. Illegal immigration from the neighboring countries to India also must come to an end, especially with reference to this Bangladesh. अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। हमने कोई डिफाइन नहीं कर रखा है कि हु आर रिफ्यूजीज एंड हु आर माइग्रेंट्स। फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, ये बस एक सिंपल डेफिनेशन बोलता है कि दीज आर फॉरेनर, और फॉरेनर का मतलब अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि हु इज़ माइग्रेंट, हु इज़ रिफ्यूजी? सो दिस इज़ द थिंग, इसको अपडेट करना ज़रूरी है। इंडिया लीगली इक्विप्ड है टू डील विद देम सेपरेटली ड्यू टू इल इक्विप्ड है टू डील विद देम सेपरेटली माइग्रेंट्स को और रिफ्यूजीज को। रिकॉल दैट इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड 1967 प्रोटोकॉल एज वेल। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटोकॉल्स भी हैं, उसको भी इंडिया ने एज सच साइन किया नहीं है। बट इंडिया की जो ज्योग्राफी है एंड फॉर पास्ट सम टाइम जो हमने डेवलपमेंट देखे हैं, जैसे पहले रोहिंग्याज माइग्रेंट्स थे, रिफ्यूजीज थे, अभी म्यांमार से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं मिजोरम में। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया डज हैव अ रिफ्यूजी प्रॉब्लम एंड द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू आइडेंटिफाई देम वेल। प्रॉपर लॉज एंड क्लियर कट डेफिनेशंस होना ज़रूरी है, सो दैट हमारा एक वेल दिस डायरेक्टेड एफर्ट्स हो सके। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। India does have a refugee problem. Then this is the word knew him as Periyar. Mr. Periyar आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पे। पेरियार ईवी रामासामी, कॉमनली नोन एज पेरियार, इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। द्रविडर कजागम, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द्रविडन मूवमेंट। इस आर्टिकल में बेसिकली ब्रॉडली टॉक्ड अबाउट देयर वर्क एंड दिस पॉलिसी, दिस फिलॉसफी, दिस आइडियोलॉजी। देन दिस इज असेंबली पोल्स, ये है न्यू जर्नी, इलेक्शन ड्यूटी लगी है, ऐसे ईवीएम्स को बैलेट बूथ से वापस यहाँ पे कलेक्शन सेंटर ऐसे लेके जाना है। सो दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने ऑफिशियल्स होते हैं, ईसीआई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाता है जब इलेक्शंस का टाइम आता है। तो ईसीआई बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट डिप्लॉय कर लेता है अपने अंदर, और इलेक्शन ड्यूटी ऐसे लगती है। तो ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। दिस इज़ न्यू जर्नी, दिस इज़ असेंबली पोल्स, और ये है नेक्स्ट पेज। एम एस स्वामीनाथन साहब फिर न्यूज़ में है, फेलिसिटेटेड फॉर वर्क टूवर्ड्स टीबी इरेडिकेशन। आपका एक एनजीओ है और उस एनजीओ के थ्रू काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है। देन दिस इज़ इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स अगेन। अभी भी कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं है। फोकस है डिसएंगेजमेंट फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट्स गोगरा और हॉट स्प्रिंग में। टेंशन पॉइंट LAC। लाइव स्ट्रीमिंग क्यों ना हो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने यहाँ पे कहा। आइडिया है कि वर्चुअल सिस्टम इज नॉट टू रिप्लेस फिजिकल कोर्ट बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है। सो अगेन, जैसे एजुकेशन में हम हाइब्रिड टाइप ऑफ मेथड आगे प्रोपेल कर रहे हैं, वैसे ही जुडिशरी में भी हमें हाइब्रिड हाइब्रिड डिप्लॉय करना चाहिए कि फिजिकल भी हो और साथ ही साथ वर्चुअल का भी एक फाइन बैलेंस हो। कुछ ही दिन पहले अभी हमने देखा था जुडिशरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटराइजेशन के थ्रू क्यों ना जो एक सेट टाइप ऑफ केसेस होते हैं उनको जल्दी जल्दी एआई के थ्रू लिखने का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। इससे जुडिशरी का जो बैकलॉग है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट होगा। देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, और ये है सीरम इंस्टीट्यूट बाउंड टू सप्लाई वैक्सीन। कोवैक्स अलायंस है, उसमें कुछ कमिटमेंट किया है, हम इतनी वैक्सीनेशन वर्ल्ड में प्रोवाइड करेंगे, बट अभी हमें डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, शॉर्टेज हो रहा है। सो लेट अस सी। 1.4 लाख न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वैक्सीन एम्ड है कर्बिंग सीवियर कोविड-19। डुअल स्ट्रैटेजी, वैक्सीनेशन कपल्ड विद प्रिकॉशन। वैक्सीनेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि यू ड्रॉप योर गार्ड्स, अलर्ट रहना है, सोशल वैक्सीनेशन एंड मास्क भी लगाना है। और ऐसे ही आईआईटी की एक स्टडी है कि 5 लेयर्ड मास्क होता है वो ज़्यादा बेटर है, एरोजोल्स और इस टाइप सारे चीज़ों को वो प्रिवेंट करेगा। वियर मास्क। पैनल ने कहा है कि स्पुतनिक 5 की और डेटा ज़रूरी है। वैक्सीन अवेट्स नोड फॉर इमरजेंसी यूज़। सो दिस इज दिस न्यूज़। ये शोकेज है कोट्स फॉर द सेकेंड वेव, टॉकिंग पॉइंट, आईपीएल पिक ऑफ द वीक, वॉचेज एंड वंडर्स, स्विस वॉच काफ़ी फेमस है। देन दिस इज क्रॉनिकल्स, दिस इज हील बर्गर, दिस इज बर्गर डे डिलीवरी,
और ये है वर्ल्ड न्यूज़। सी वर्ल्ड न्यूज़ में ये न्यूज़ है, ब्रिटेन के जो प्रिंस फिलिप है पासेस अवे एट 99। फॉर पास सम टाइम आपका हेल्थ ठीक नहीं था, तो ट्रिब्यूट्स पोर इन। प्रिंस फिलिप है, हस्बैंड थे दिस क्वीन एलिजाबेथ टू, टॉकिंग विद सोल्जर्स इन दिस 1962-2009, तो ही वॉज 99 ईयर ओल्ड। ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये जितने भी रिवॉल्यूशन हम देखते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद इसने इंस्पायर किया दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। बट आपको पता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन को भी जिसने इंस्पायर किया था वो था दिस ब्रिटिश का दिस रिवॉल्यूशन। इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज एक सिंगल ड्रॉप भी यहाँ पे नहीं हुआ था, और यहाँ की जो मोनार्की थी वो रिप्लेस हो गई थी बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ हेड ऑफ स्टेट मोनार्क होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब होते हैं, यहाँ पे मोनार्क है। और मोनार्क इनका कौन है? दिस क्वीन, शी इज क्वीन एलिजाबेथ, शी इज ऑल्सो 90 समथिंग एज, एंड ये इनके हस्बैंड थे 99 ईयर ओल्ड दिस फिलिप। ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप पासेस अवे एट 99। तो यहाँ पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पे चाइना पाकिस्तान टू बैक ईच अदर कोर इंटरेस्ट एट यूनाइटेड नेशंस, बोथ कंट्रीज अग्री टू फर्मली सेफगार्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब सी नीड, इन दोनों कंट्रीज का जो है ना रिलेशन वो इसलिए स्ट्रांग होता है बिकॉज पाकिस्तान को चाहिए पैसे और चाइना के पास सरप्लस मनी है। चाइना को चाहिए जोग्राफिकल दिस ओपनिंग इन दिस इंडियन ओशियन, और उसके लिए पाकिस्तान एक बहुत अच्छा दिस टूल है, पाकिस्तान की जोग्राफी। सो दैट इज़ वाई इनके टाइज इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। इकोनॉमी, और जो चाइना की जो डिप्लोमेसी है ना उसको बोला जाता है चेकबुक डिप्लोमेसी। मनी मनी के थ्रू खरीद लो, दिस इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज पाकिस्तान एंड चाइना आर टू वेरी डिफरेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, बट money is uniting these two countries. Same is with Iran. Then this is China Pakistan. France advises vaccine mixing in some cases. Bhutan China to schedule boundary discussion soon. अब ये एक और प्रॉब्लम है, चाइना को बुली क्यों बोलते हैं? बुली का ट्रेट क्या होता है? बुली इज अ वीक पर्सन, बट बुली क्या करता है कि दिस आसपास के जो छोटे और कंट्रीज होते हैं उनको बाय फोर्स बाय प्रेशर ऐसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। दैट इज वाई चाइना को अक्सर बोला जाता है बुली। चाइना क्या करता है, फिलीपींस छोटा सा कंट्री है तो इस पे इसके एरिया पे दिस डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। अब चाइना कहाँ है? और ये है भूटान, भूटान का लैंड बाउंड्री कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो दिस इज बुली। तो भूटान चाइना का भी अभी हमने ये पढ़ा था जुलाई में, 6 जुलाई में देखा था, जब यहाँ पर एक सेंचुरी है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला एरिया है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चाइना ने कहा कि ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भूटान में है वो बिलोंग करती है चाइना को। फिर चाइना ने ऑफर किया कि ठीक है हम ये एरिया आपको दे देंगे, बदले में हम एक्सचेंज करते हैं लैंड का, और हमें ये जो डोकलाम और इधर वाला एरिया है ये चाहिए। तो चाइना वॉन्ट दिस एरिया ट्राई जंक्शन जो है इंडिया भूटान और चाइना का, इन 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 ल्यू ऑफ दिस एरिया। वाई? बिकॉज ये जो एरिया है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ये एक नैरो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको चिकन नेक भी बोलते हैं। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। फिर ये बांग्लादेश आ जाता है, इधर म्यांमार आ जाता है, फिर सी के थ्रू जाएंगे। तो दिस इज़ अ नैरो कॉरिडोर, और ये एरिया अगर चाइना में होगा तो चाइना मशीन गन्स एट्सेट्रा के थ्रू इसको ब्लॉक कर सकता है। तो अगर वॉर जैसी कोई सिचुएशन होगा तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज की चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था। इंडिया ने स्ट्रांगली यहाँ पे चाइना की दिस लैंड ग्रैब टैक्टिक्स को अपोज किया था। बट अब चाइना प्रेशराइज करने की कोशिश करता है भूटान को। भूटान बॉर्डर विलेज ऑन डिस्प्यूटेड लैंड, मीडिया क्लेम्स इट एज ऑन चाइनीज टेरिटोरी। और चाइना का जो एक वर्क करने का स्टाइल ऐसा है कि चाइना एक जो खाली जगह मिलनी चाहिए, चाइना वहाँ पे अपना सेटलमेंट सिविलाइजेशन ऐसे कुछ सेटल कर देगा, फिर कोई बहुत पुराने मैप लेके आएगा और बोलेगा ये तो हमेशा से चाइना का ही पार्ट रहा है, वन चाइना है। दिस इज चाइनीज टैक्टिक्स। इंडिया के जो बॉर्डर है टोटल 15,106.7 किलोमीटर है हमारी लैंड बॉर्डर। बांग्लादेश के साथ है 4,096.7, चाइना के साथ है 3,488। तो
सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पे है चाइना। थर्ड है पाकिस्तान 3323। फोर्थ है नेपाल 1751। इसमें भी अभी नेपाल के साथ डिस्प्यूट्स था, काला पानी, ट्रीटी ऑफ सागोली। म्यांमार के साथ है 1643, भूटान के साथ है 699 और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। तो टोटल लैंड बॉर्डर हमारी होती है दिस 15106.7। कौन सी? दिस लैंड वाली बॉर्डर। और जो सी वाली बॉर्डर है वो कितनी हैं बताइए? टोटल जो सी है हमारा दिस इंडिया का, और ये आइलैंड्स भी, लक्षद्वीप भी, और दिस इज अंडमान एंड निकोबार। दिस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 आई हैव शेयर्ड। उसमें इंडिया के जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री दिस 6 मिनट तक है। फिर यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, आंसर दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स। इससे क्या होता है, बीच बीच में आंसर में आप ऐसे डेटा लिख देते हो ना, तो इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है कि दे नो एग्जैक्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये बाउंड्री बिटवीन भूटान एंड चाइना का इसका इशू है, डिलिमिटेशन है नहीं। साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फंडिंग का भी इशू है, लेट अस सी। देन दिस इज डीएमएक्स। नेट डायरेक्ट टैक्स रिसीट राइज हुआ 5% से। कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज गुड। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो परसेंटेज है ना, वो भी डायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इक्वली सब पे लग जाता है, और विच इज़ नॉट राइट। जबकि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, तो ये 100 रुपये गरीब के लिए भी उतना ही है, अमीर के लिए भी उतना ही है। अमीर तो इसको अफोर्ड कर लेगा 100 रुपये, बट गरीब 100 रुपये का पेट्रोल कैसे लेगा? तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, ये थोड़ा डेट्रीमेंटल होते हैं, ये इनइक्वालिटी ज़्यादा क्रिएट करते हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्स अलग है, कि जैसे किसी की 5 लाख रुपये से कम इनकम है तो उसको टैक्स नहीं देना है, टैक्स में टैक्स नहीं लगेगा। जिसकी 10 लाख से ज़्यादा है उसको टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो ये प्रोग्रेसिव होते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉप अगेन, डिप बाय $2.4 बिलियन, बट फिर भी काफ़ी हेल्दी नंबर है अभी फॉरेक्स रिजर्व्स का। सेकेंड वेव है कोविड-19 की, सेंसेक्स ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। फ्यूल कंजम्पशन भी फॉल हुआ है 9.1%। फ्यूल कंजम्पशन फॉल होना मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन होना। ट्रांसपोर्टर्स और एमएसएमई काफ़ी परेशान है कि लॉकडाउन होगा तो इनका बिजनेस फिर इम्पैक्ट होगा। अभी रिकवरी हो ही नहीं थी कि फिर से लॉकडाउन हो गया। सो दिस इज सम यूजर डेटा पोस्टेड लिंक्डइन, आरबीआई, एंड दिस इज बिजनेस न्यूज़। और आईपीएल, दिस आईपीएल। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। इसमें अभी एक दिन और वेट करते हैं, एडिटोरियल आने वाला है, क्वाड इन दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये यूएसएस का जॉन पॉल जोन्स है शिप। दिल्ली कन्वेज कंसर्न, विदाउट इंडियन कंसेंट से ये पैसेज हुआ है। दिस इज आईपीएल 14, इटालियन मैरीन, महाराष्ट्र एंड ब्रिटेन, क्वींस एलिजाबेथ। दिस इज नेटवर्क, busy tourist season in valley, good booking after many years, this is good। टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं स्नो इन गुलमर्ग। गुलमर्ग में ही अभी विंटर स्पोर्ट्स भी हुए थे। गुलमर्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ पे कश्मीर में टूरिज्म डेस्टिनेशन। देन दिस इज इंडिया एंड नीदरलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर, इंडो पैसिफिक। इंडिया ये वर्ड यूज़ करता है, इंडो पैसिफिक, और रशिया बोल रहा था एशिया पैसिफिक। Then this is Punjab, rollback of fertilizer price hike, challenges on bench, artificial intelligence, a wrong cut. This is about filmmaker, this appellate tribunal, outflanking the virus। सी वायरस के साथ वॉर है, आउटफ्लैंक करना है, मैनूवर करना है कि इस वायरस को हम यहाँ पे डिफीट कर दें। बैटल अगेंस्ट कोविड-19, क्रिएटिंग ड्राइवर्स ऑफ चेंज, एंड दिस इज डिफेंस ऑफ स्मॉल सेवर। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी अभी रेट कट हुआ था और गवर्नमेंट ने फिर यू टर्न ले लिया। दिस इज़ द वर्ल्ड न्यूज़। कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड नए हिट हो रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के। नॉर्दर्न आयरलैंड, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ईरान न्यूक्लियर डील, अमेजोन, डीएमएक्स, एंड दिस इज एंडेमिक स्पीशीज एक्सटिंक्ट अनलेस पेरिस पैक्ट गोल इज मेट। कल का होमवर्क था, पेरिस क्लाइमेट जो डील है, अग्रीमेंट है, इस पर नोट प्रिपेयर करना है। वातावरण में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल राइज होगा, बहुत सारी जो स्पीशीज़ है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी फॉर एवर। बाइडेंस रेडिकल टैक्स प्रपोजल, इंटरनेशनल लॉ एंड यूएस असर्शन। देन नेविगेशन, ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो गई है, एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट फ्यूल कॉस्ट।
ऑयल प्राइसेस जो होती है ना, यहाँ भी सिंपल फॉर्मूला, इकोनॉमिक्स में हर जगह यही चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो कीमत बढ़ने लग जाएगी, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो कीमत फॉल होने लग जाएगी। यही चीज़ होता है ऑयल में भी। रिसेंट जो रिसर्जेंस हुआ कोविड-19 इन्फेक्शन का, तो जैसे हमने देखा ना, फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया, फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया मतलब डिमांड कम हो गई, बट प्रोडक्शन ओपेक अभी ने उतना ही रखा है, तो प्राइसेस फॉल होने लग जाएगी। अब ओपेक क्या करेगा, प्रोडक्शन को कट कर देगा। ऐसे मतलब दोनों इंटरप्ले होता है, प्रोडक्शन का और सप्लाई का, डिमांड का। सो दिस इज फ्यूल कॉस्ट। प्राइमरी रीजन यही है, सप्लाई एंड डिमांड। क्रिटिकल कुछ है अगले महीने, कोविड-19 का जो सेकंड सर्ज आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट पहले जितना सीवियर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब हम थोड़ा रिजाइलेंट भी हो गए। इकोनॉमी पहली बार तो पहली दफ़े था, बट अब हम सीख गए, लेसन सीख गए, तो इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन भी कंप्लीट लॉकडाउन की नौबत नहीं आनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स हो सकते हैं, माइक्रो लॉकडाउन्स हो सकते हैं, लेट अस सी। इकोनॉमिक तो हिट होगा ही, वैक्सीनेशन रेट ज़रूरी है, सेकेंड वेव भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं चैलेंजेस, अगर हम रेस्पॉन्सिबल बन जाए, मास्क लगाएं, जहाँ तक कोशिश हो खुद को सेव करने की कोशिश करें फ्रॉम दिस कोविड-19। देन दिस इज एमएसएमई और कोविड हेडविंड रुपी फिफ्थ सेशन यहाँ पे फॉलो हुआ, 74.74 पे क्लोज हुआ है। तो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिंदी आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो है मंगल पांडे जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। मंगल पांडे जी एंड दिस बंकिम चंद्र चटर्जी भी है। नाउ 8 ऑफ अप्रैल है ना, ये महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई 8 अप्रैल को। मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को, अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। ये पहला बड़ा विद्रोह था। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वो इस 1857 से स्टार्ट होती है। 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में जाना गया। इस विद्रोह को प्रायः स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध माना जाता है, बट इस पे कई बार डिफरिंग ओपिनियंस भी हैं। हमारे यहाँ इसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध माना जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिकों के लिए एनफील्ड राइफल मस्कट के नाम से एक नया हथियार प्रस्तुत किया। इसमें काऊ का फैट, पिग का फैट ये था जो रिलीजन के अगेंस्ट था, तो इस बात पे फिर ये विद्रोह हुआ। ऑल्दो इसमें इकोनॉमिक रीजंस भी थे, देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, पॉलिटिकल, रिलीजन, सोसाइटी, इकोनॉमिक एटसेट्रा, पर जो ट्रिगर था वो ट्रिगर इससे हुआ, स्पार्क यहाँ से आई। कारतूस के कारण असंतोष हुआ, और जो ब्रिटिश सिस्टमेटिकली ड्रेन कर रहे थे इंडिया को, इकोनॉमिक ड्रेन, वो अब चीज़ें इंडियन समझने लग गए, और फिर ये विद्रोह हुआ कि जो ये फिरंग है, आउटसाइडर्स हैं, इनको हटाना है। इस विद्रोह को दबा दिया गया 1857, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, एंड इसमें बिकॉज मैच नहीं था, ये ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, फोर्सेस ज़्यादा थी, वेपन्स बेटर थे, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर था, बट फिर अब ब्रिटिश 1858 से पॉलिसी चेंज करेंगे। 1858 से प्रशासन में व्यापक बदलाव करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये 1857 का रिवोल्ट और मंगल पांडे जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा नाम है बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। आपका जन्म हुआ था 1838 पश्चिम बंगाल, और आपने उपन्यास लिखा है आनंद मठ। अब इसमें भी ब्रिटिश जो नील इंडिगो रिवॉल्यूशन एटसेट्रा है ना, वो मेंशन है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको भी यहाँ पे इन्होंने वंदे मातरम यहाँ से आया है। बंकिम चंद्र जी द्वारा रचित आनंद मठ 1882 में हुआ। फिर दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला भी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये दो बहुत बड़े नाम हैं, और हर 2-3 साल में इससे एक बार सवाल आया है। मंगल पांडे 1857 एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नाउ ये सी सेट है। पहला सवाल है, अमाउंट इतना दिया है, दिस ऐड करेंगे, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज इंटरेस्ट, तो अमाउंट हो गया दिस मच। टाइम अज्यूम करते हैं एन ईयर। अमाउंट होगा P1 + R/100। सॉल्व करते हैं। ऐसे जब भी सवाल आते हैं ना, तो इनको देख के बिल्कुल डरना नहीं है। ये जो n होता है ना, अक्सर आप इनको थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, जैसे 34347 अपॉन दिस 300,000 लिखेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 107/100।
अब जैसे ही आप इसको यहाँ लिख के थोड़ा सा भी सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 107/100 पावर 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 107/100 पावर 2 है, n है, तो n हो जाएगा दिस 2, इक्वल हो जाएगा n इज इक्वल टू 2। सो बड़े आसान से हो जाता है, 2 3 4 ऐसे करके कुछ वैल्यूज अक्सर आ जाती है। देन दिस इज 3 years अगो डेप्रिशिएशन है। डेप्रिशिएशन है मतलब रेट के आगे लिखना है -10, बिकॉज डेप्रिशिएशन है। पॉपुलेशन के सवाल आते हैं तो उसमें प्लस होता है, तो प्लस करके लिखते हैं अपन। यहाँ रेट है -10। सिंपल, a इज इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n, तो यहाँ रेट में माइनस आ जाएगा, तो इससे p इज इक्वल टू 12,000। ये टोटल इनकम इतना है, फूड इतना है, एजुकेशन इतना है, बट जो रिमेनिंग है उस जो 60% खर्च हो गया, अब जो रिमेनिंग 40 है इसका 80% हाउस रेंट है, तो हमें ये फिगर फाइंड करना है। 80% ऑफ 40%, दैट इज 32%। अब एक बार 32 आ गया, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो टोटल 92% पैसे खर्च हो गए, 8% बचे। ये अगला सवाल है, 2 बस टिकट्स हैं फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 टिकट्स हैं फ्रॉम सिटी ए टू सी, और उनका कॉस्ट है 77। बट 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी कॉस्ट है 73। तो आपको बताना है व्हाट आर द फेयर्स फॉर सिटीज बी एंड सी फ्रॉम ए। अगेन सिंपल इक्वेशंस लिखिए, इक्वेशंस को सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक रो ऑफ बॉयज है, ऐसे रो है, एक रो ऑफ बॉयज है। इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट है, ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? ये सवाल बड़े कॉमन है, हर साल प्रीलिम्स सी सेट पेपर 2 में ये आते हैं। सो आंसर दिस क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, ये भी बहुत कॉमन है। आंसर, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। अब आपको बताना है वो वुमन कैसे रिलेटेड है उस पर्सन से। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, 1 2 3। आंसर, ये कल के सॉल्यूशंस हैं, मंगल पांडे जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। दिस इज कोविड-19 एंड इकोनॉमी, फ्यूल प्राइसेस, डायरेक्ट टैक्स, भूटान, ब्रिटेन, प्रिंस फिलिप, कोविड-19, मिस्टर पेरिया, देन दिस इज रिफ्यूजी प्रॉब्लम, और ये 2 कॉरिडोर्स हैं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट एंड चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक। दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड सब्सिडी, और ये है चूजिंग रिलीजन। सो this is 10th of April 2021, day 100. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.